साइलेंट अगर बैठना है। ओके ठीक है, ठीक है। तो बेटे रिलेशन में रिलेशन आपको तो पता है, मैंने समझाया था कि क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, राइट। और रिलेशन का हर एक एलिमेंट भी एक ऑर्डर पेयर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कार्टेशियन सेट का एक सबसेट होता है रिलेशन। बस रिलेशन जब हम बनाते हैं तो वो जो उसके जो सेट बिल्डर मेथड में एक रिलेशन दिया गया होता है, उस रिलेशन के आधार पर हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर करते हैं, है ना। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मानो हम ए से बी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने चाह रहे हैं, ए इंटू बी निकालना चाह रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का एवरी एलिमेंट के साथ बी का एवरी एलिमेंट को पेयरिंग करना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद एक ऑर्डर पेयर होता है, एंड हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आता है, एंड हर ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर सेट बी से आता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो, सेट ए का हर एक एलिमेंट को सेट बी का हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करते हो। 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9, तो हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। लेकिन रिलेशन में एक रिलेशन क्या होता है कि उसमें जो हर ऑर्डर पेयर होता है, वो हर ऑर्डर पेयर का दो मेंबर के बीच में एक रिलेशन दिया गया होता है, तो उसी रिलेशन के आधार पर सेट ए का एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयरिंग किया जाता है। जैसे कि लास्ट क्लास में इसको किए थे, ये रिलेशन है, और रिलेशन के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो मानो ए कमा बी, ये उस रिलेशन का कोई भी एक ऑर्डर पेयर, रैंडम ऑर्डर पेयर है ना। सच दैट सेट बिल्डर में ऐसे लिखा आता है, ए कमा बी, यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर, ये रिलेशन के अंदर जितने सारे ऑर्डर पेयर है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सच दैट ये ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर वो सेट ए से आया है, एंड दूसरा मेंबर सेट बी से आया है। देख रहे हो, पहला मेंबर ए से आ रहा आएगा, दूसरा मेंबर बी से आएगा, देख रहे हो बस। और ये मुझे कैसे पता चला पहला एलिमेंट ए से आएगा, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, क्योंकि लिखा है द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन यहाँ पर ए से बी तक डिफाइन हो रहा है, तो हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से एंड सेकंड एलिमेंट बी से लाना है। उसके बाद उसने एक रिलेशन दिया है, क्या दे रखा है ना, फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जो भी ऑर्डर पेयर आप बना रहे हो, हर ऑर्डर पेयर में ए बी फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर का डिफरेंस ए माइनस बी ऑड नंबर होने चाहिए। तो यही रिलेशन के आधार पर ही आपको पेयरिंग करना होगा कि सेट ए का कौन से एलिमेंट के साथ सेट बी का कौन से एलिमेंट्स को पेयर करोगे, ताकि ये रिलेशन बनाए रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर सेट ए का 1 के साथ हम सेट बी का कौन से एलिमेंट के पेयर करें, ताकि ऑर्डर पेयर का दोनों के डिफरेंस ऑड नंबर आए। देखो 1 4, ये ऑर्डर पेयर में 1 माइनस 4 इज -3, जो कि एक ऑड नंबर है, राइट। अरे समझ रहे हो, यस सर। यस सर। यस सर। 1 6, अच्छा 1 6 क्यों है, 1 माइनस 6 कितना होता है, -5, भी ऑड है। लेकिन बेटे 1 9 इसमें नहीं आएगा, 1 9 वाला ऑर्डर पेयर इसमें नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अगर 1 9 ऑर्डर पेयर लेते हैं तो उसमें ए माइनस बी ऑड नहीं इवेन हो जाता है। 1 माइनस 9 कितना होता है, -8, जो कि इवेन होता है। बस उसके बाद 2 को किसके साथ पेयर कर सकते हैं, 2 को 4 के साथ पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 माइनस 4 इवेन हो जाता है। 2 को 6 के साथ भी नहीं कर सकते, लेकिन 2 को 9 के साथ कर सकते हैं, 2 माइनस 9। अब 3 को 4 के साथ कर सकते हैं, 3 को 6 के साथ कर सकते हैं, 3 को 9 के साथ नहीं कर सकते, है ना। 5 को 4 के साथ कर सकते हैं, 5 को 6 के साथ कर सकते हैं, 5 को 9 के साथ नहीं कर सकते। तो हमारे जो रिलेशन है उसमें ये सारे ऑर्डर पेयर रहेंगे, है ना, क्योंकि ये सारे ऑर्डर पेयर में यही रिलेशन हर फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर के बीच में ये रिलेशन ये सारे ऑर्डर पेयर में कायम है ना। और आप देख सकते हो ऑब्वियसली रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर ए इंटू बी में भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं ये सारे ऑर्डर पेयर, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटे, ऑर्डर पेयर होते हैं, और ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर सेट ए से आता है, दूसरा मेंबर बी से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो ये सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी मिलते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। छोड़ो उसको, बोल दिया था। अच्छा, तो पहला बिट में उसने बोला है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर मतलब ये जो रिलेशन जिसका नाम आर है, मैंने बोला था कि कैपिटल आर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना किधर Yes, क्या sir. किधर किस जगह किस लिए लिखा है। इधर लिखा है कि आर इज ए रिलेशन, तो आपको आर इधर रिलेशन है, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है। तो बोला है कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। अच्छा, उसने ऑलरेडी रिलेशन को सेट बिल्डर में दे रखा है, ये सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर में लिखने का क्या मतलब होता है कि रिलेशन के अंदर जितने सारे एलिमेंट है उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखना और फाइनली कर्ली ब्रैकेट दे देना। तो जो अभी हम लिखे हैं दिस इज द रोस्टर मेथड। अब ये रिलेशन में कितने एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। हर ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का एक एक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, ये भी मैंने समझाया था कि डोमेन ऑफ आर क्या होता है कि इट इज अ सेट, इट इज द सेट, इट इज द सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन में जितने सारे ऑर्डर पेयर हैं, ये सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर को लेके अगर एक सेट बनाते हैं 1 2 3 5, फर्स्ट मेंबर्स को लेके अगर एक सेट बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन, पढ़ाया था। फिर रेंज क्या होता है ये भी बोला था कि सारे ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स को अगर लेके एक सेट बनाओ 4 6 9, 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, 6 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, 6 ले चुके हैं, तो 4 6 9 ये हो जाता है इस रिलेशन का रेंज। अब उसने कोडोमेन पूछा नहीं है, लेकिन कोडोमेन क्या होगा ना, एंटायर सेट बी इज द कोडोमेन। मैंने बोला था कि अगर एक रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी तक हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो जो सेकेंड सेट बी है वो उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और क्या बोला था बेटे कि रिलेशन का जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनाते हैं, डोमेन। जाहिर सी बात है डोमेन सेट ए का एक सबसेट होगा। ए से बी तक आप रिलेशन निकाल रहे हो ना, सेट ए का एक सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ये डोमेन किसको, डोमेन में जो एलिमेंट्स हो क्या है, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। और ये सारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट आए कहाँ से हैं, सेट ए से ही आए हैं। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट ए, जिससे ए से बी तक रिलेशन निकाले हो ना, तो डोमेन ए का एक सबसेट है। अभी देखो बेटे, सबसेट मतलब को प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इक्वल सेट भी हो सकता है ना। यहाँ पर कोइंसिडेंटली पूरा का पूरा डोमेन सेट ए के साथ इक्वल है, कोइंसिडेंटली, जरूरी नहीं है हमेशा। प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है ना। उसी तरह बेटा रेंज, रेंज क्या होगा बेटे, जो सेकंड सेट मतलब कोडोमेन का एक सबसेट है, वो मैंने बताया था। इधर भी कोइंसिडेंटली रेंज पूरा कोडोमेन के साथ इक्वल हो रहा है, लेकिन कोइंसिडेंटली हो सकता है उसका प्रॉपर सबसेट भी हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। हेलो, आर यू ऑल लिसनिंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। बेटा आरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कोई बड़ा बात नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इजी चीज़ है। अभी जो रिलेशन को भी करके आए हैं वही रिलेशन को हम आरो डायग्राम करके आपको दिखा देते हैं, या फिर क्यों ना मैं अपना एक रिलेशन लेके आपको आरो डायग्राम करके दिखाता हूँ। बेटा मैं एक सेट ए ले रहा हूँ जिसमें मानो मैं एलिमेंट रख रहा हूँ ओके, -1 1 2 3 4 5, और एक सेट बी लेता हूँ जिसमें एलिमेंट रखता हूँ 1 4 9 37। ओके, सो ये मैं दो सेट लिया ए बी। अभी मैं एक रिलेशन आर, एक रिलेशन है, लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और ये रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है ना, आर इज इक्वल टू, पहले सेट बिल्डर में हम लिखते हैं
जाहिर सी बात है रिलेशन के अंदर सारे ऑर्डर पेयर ही एलिमेंट होते हैं, तो लेट आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट, मतलब ये रिलेशन के अंदर जितने सारे ऑर्डर पेयर है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेटा जाहिर सी बात है ये सारे ऑर्डर पेयर जो रिलेशन के अंदर होंगे उनका फर्स्ट मेंबर मतलब एक्स सेट ए से आएगा, क्योंकि आप रिलेशन ए टू बी ले रहे हो। हर ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर सेट बी से आएगा, सेकंड सेट से आएगा। और मैं एक ये रिलेशन है इसीलिए मैं एक रिलेशन अभी एस्टैब्लिश करूंगा, रिलेशन है इसलिए एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो रिलेशन है यहाँ पर मैं ये देता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब आप ये रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उनका सेकंड एलिमेंट, मतलब ऑर्डर पेयर्स का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये रिलेशन, पहले अभी रिलेशन को रोस्टर में लिखते हैं। ये रिलेशन को रोस्टर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे ना, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ ऐसे पेयरिंग करेंगे ताकि हर पेयर में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर रूट हो, एक ही बात है। अगर वाई एक्स का स्क्वायर होता है तो एक्स वाई का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो बेटा देखो -1 सेट ए का -1 के साथ हम सेट बी का 1 को पेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो y यहाँ पर 1 है, x यहाँ पर -1 है। देखो y इज स्क्वायर ऑफ x और नॉट 1 इज स्क्वायर ऑफ -1। -1 को और किसी के साथ पेयरिंग नहीं किया जा सकता। 1 को भी 1 के साथ पेयरिंग करेंगे, सेट ए का 1 को सेट बी का 1 के साथ पेयरिंग करेंगे क्योंकि 1 1 का स्क्वायर है। सेट ए का 2 को सेट बी का 4 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, और किसके साथ तो नहीं हो सकता। 3 को 9 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। अब देखो इस सेट ए का जो 4 है उसको हम बी का किसी भी एलिमेंट के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेट ए का 4 के साथ पेयरिंग करने के लिए 16 चाहिए, जबकि सेट बी में कोई भी 16 नहीं है। 5 को भी किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि 5 का मतलब स्क्वायर होता है 25, सेट बी में 25 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे। तो ये रिलेशन में ये सारे ऑर्डर पेयर हैं। अब ये रिलेशन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर। मेरे डोमेन क्या होता है ना, सारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनाया जाता है। इधर -1 1 2 3 -1 1 2 3 इनको लेके जो सेट बनता है दैट इज डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। अब जैसे ही मैंने बताया था कि डोमेन इज ए सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट ए, जिससे जिस तक रिलेशन लेते हो, ए से बी तक रिलेशन ले रहे हो तो मैं ए को फर्स्ट सेट बोलता हूँ, बी को सेकंड सेट बोलता हूँ। तो जो डोमेन होता है, डोमेन सेट ए का एक सबसेट होता है। अभी सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इक्वल सेट हो सकता है। तो इधर आप देख सकते हो आपका जो डोमेन है वो सेट ए का एक प्रॉपर सबसेट है। इसका पहले वाले जो एग्जाम्पल में पूरा का पूरा डोमेन ए के साथ इक्वल हो गया था, तो कोई नहीं, सबसेट होना चाहिए, वो प्रॉपर हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अगर रेंज देखें, रेंज क्या होता है बेटे, सारे सेकंड एलिमेंट, सारे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट, मतलब इधर 1, ये भी 1 है और फिर से नहीं लेंगे, 4 9, ये रेंज। कोर डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेकंड सेट बी, ए से बी तक आप रिलेशन निकाल रहे हो, जो पूरा का पूरा सेकंड सेट बी है उसी को हम डोमेन बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमेन, मतलब 1 4 9 7 27। ओके, अब बात आता है कि मैं ये रिलेशन को आरो डायग्राम करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये अपना ये एग्जाम्पल का दिया है, मैं ये एग्जाम्पल का देता हूँ बेटा। इधर दो हम ओवल शेप का दो वेन डायग्राम बनाएंगे, एक होगा ए के लिए, दूसरा होगा बी के लिए। ऑब्वियसली ए से बी रिलेशन निकाल रहे हो तो फर्स्ट वेन डायग्राम ए का करोगे, दूसरा वेन डायग्राम बी का करोगे। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आपको दिख रहा है, -1 1 2 3 4 5, -1 1 2 3 4 5। बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है ना, 1 4 9 37। अब बेटे हम ये रिलेशन को ऐसे ना लिख के आरो डायग्राम में दिखाना चाहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप के हिसाब से सेट ए का -1 सेट बी का 1 के साथ रिलेटेड है। तो -1 से 1 तक एक आरो बनाएंगे। -1 इज रिलेटेड टू 1, बताया था
इसको हम और कैसे लिखते हैं बेटे कि माइनस वन Yes, sir. कैपिटल आर वन, कैपिटल आर मतलब ये रिलेशन का नाम, मतलब माइनस वन इज रिलेटेड टू वन। सिमिलरली सेट ए का वन सेट बी का वन के साथ रिलेटेड है इस रिलेशन के हिसाब से, सेट ए का टू सेट बी का फोर के साथ रिलेटेड है, सेट ए का थ्री सेट बी के नाइन के साथ रिलेटेड है। बस हो गया हमारे रिलेशन का आरो डायग्राम। खाली लास्ट बचा हम इधर से इधर तक एक एक कर्व आरो देके लिखेंगे कैपिटल आर। तो ये होता है मेरा रिलेशन का आरो डायग्राम। अभी बाहर से अगर कोई इंसान आया और उसने खाली आरो डायग्राम देखा तो उसको रिलेशन समझ में आएगा कि नहीं, मतलब ये अगर हम ना लिखे भी उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ आ जाएगा। वो देख के पता कर लेगा कि हाँ सेट ए का माइनस वन सेट बी का वन के साथ रिलेटेड है, वन फोर के साथ रिलेटेड है, सेट ए का टू सेट बी का। तो इसका मतलब इस ये जो रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर वो पता कर सकता है। क्या क्या ऑर्डर पेयर है? माइनस वन वन, वन वन, टू फोर, थ्री नाइन। क्लियर? Sir. यस सर। ओके अच्छा बेटे, मैंने आपको यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन बता दिया था, राइट? बताया था आपको ना, यूनिवर्सल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन बताया था, बताया होगा ना? हेलो, यस सर। Yes, sir. याद है या फिर ऐसे खाली बोल रहे हो ये सर? अरे याद है कि खाली ये सर बोल रहे हो? बताया था? No, sir. नहीं बता। अरे बताया था रे, एम्प्टी रिलेशन बताया, एम्प्टी रिलेशन बताया था, एक एग्जाम्पल देके बताया था एम्प्टी रिलेशन, जो शीतल ये करके से बताया था। फिर मैंने बोला था कि मतलब ये रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं हो पा रहा है, दैट इज इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। बताया था ना, क्यों नहीं बताया था? Yes, sir. बताए थे। बताया था Yes, sir. एम्प्टी रिलेशन। यस सर। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होता है क्योंकि वो एम्प्टी है। और और बेटे देखो, रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, और जाहिर सी बात है जो एम्प्टी सेट फाई ये ब्रह्मांड का हर एक सेट का एक सबसेट होगा। तो ये ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका भी एक सबसेट होगा, इसीलिए फाई इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। और इसका एग्जाम्पल भी दिया था। और यूनिवर्सल रिलेशन का भी यूनिवर्सल रिलेशन भी समझाया था कि बेटा आपको पता है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो ए इंटू बी वो खुद का भी सबसेट है, ए इंटू बी का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबसेट है ना? हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट Yes, sir. का हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है। तो ये उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, तो खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक रिलेशन होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। बोला था मुझे याद है। Universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इधर आप देखो बेटा, आरो डायग्राम देख के पता कर सकते हो। 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 5, दैट्स इट। अब आते हैं बेटे, एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शंस। हाँ सुनो, मैं आपको रिलेशन के रिलेटेड क्या सवाल देखो बताता। ऐसे ये सवाल आपको ऐसे में दो सेट दूंगा, ए बी दूंगा, दो सेट। जैसे ही यहाँ पर सवाल में पूछा है, एक रिलेशन दिखा है ए कमा बी सच दैट दिस राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो ये 4 मार्क का आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, को डोमेन भी तो उसमें जोड़ दूंगा तो ये 4 मार्क का आ जाएगा। Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह बेटे इधर देखो, आपको सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और आर दे रखा है, और पूछ रहा प्रूव दैट दिस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि शो करो कि ये जो आर है ये ए टू बी एक रिलेशन है। तो इसको भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्योंकि बेटे देखो आपको पता है कि आर जो कि रिलेशन ए टू बी, अगर एक रिलेशन हम लेते हैं आर, वो ए टू बी रिलेशन तभी होगा अगर वो ए इंटू बी का एक सबसेट होगा। क्योंकि रिलेशन का एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि ए इंटू बी का सारे सबसेट्स एक रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी। ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, इसके जितने भी सबसेट होते हैं सब एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होते हैं। तो इसको एक रिलेशन बनने के लिए पहले इसका सबसेट होना पड़ेगा। और रिलेशन इसका सबसेट कैसे जानोगे? क्योंकि मतलब ये आर इसका सबसेट कैसे पता करोगे? उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स दिए गए होंगे, क्या वो ऑर्डर पेयर्स ए इंटू बी में भी है? क्या है? ए इंटू बी, ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है क्या ऑर्डर पेयर्स?
अगर है तो इसका मतलब हाँ ये एक रिलेशन है, क्योंकि इसका सारे ऑर्डर पेयर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आए हैं। तो देखो इसके लिए ये सब नहीं करना है, ये खाली समझा रहा था कॉन्सेप्ट। रिलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स -2 -1 0 1 2 चेक करो क्या सेट ए से आए हैं, हाँ आए हैं, चेक करो। सारे ऑर्डर पेयर्स का जो सेकेंड एलिमेंट्स चेक करो क्या है, बी से आए हैं 4 1 0 1 4, बी से आए हैं, हाँ आए हैं। यस दिस इज अ रिलेशन, यस गॉट इट, यस दिस रिलेशन। यस सर। डोमेन रेंज को डोमेन लिखना इजी है कि हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को लेके एक सेट बना दोगे, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सेकंड एलिमेंट को लेके सेट बनाओगे, दैट इज रेंज। एंड सेकंड सेट बी इज एंटायर सेकंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब आते हैं फंक्शन के ऊपर। ओके फंक्शन, सुनो मेरे बात। पहले तो हम आपको फंक्शन का एक क्रूड डेफिनेशन देंगे, एक डेफिनेशन देंगे जिसको मतलब पहले तो फंक्शन का मतलब समझ लेंगे, मतलब एक ऑर्डिनरीली डे टू डे लाइफ में फंक्शन का क्या मतलब होता है समझाऊंगा। उसके बाद फंक्शन रिलेशन के साथ कैसे उसका क्या मतलब को रिलेशन है दोनों के बीच में, वो डिस्कस करेंगे। मतलब फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, कि अगर एक रिलेशन सम सर्टन कंडीशन को मीट करता है तब हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, जो रिलेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई करेगा उसी को हम फंक्शन बोलेंगे, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल पहले तो फंक्शन का एक क्रूड डेफिनेशन समझ लेते हैं। मैंने क्या लिखा है पहले उसने पढ़ लो। वी कैन विजुअलाइज ए फंक्शन एज ए रूल which produces new elements out of some given elements। और ये जो न्यू एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं आउटपुट्स, O/P मतलब आउटपुट्स, एंड जो गिवन एलिमेंट ये हैं इनपुट्स। बट फंक्शन एक बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह होता है, एक कंप्यूटर की तरह होता है, एक जो होता है आपका जो ग्राइंडर उसी की तरह होता है, मिक्सचर उसी की तरह होता है। बट देखो आप अपने वॉशिंग मशीन में क्या करते हो कि डर्टी क्लोथ्स डालते हो और वॉशिंग मशीन उसको साफ करके प्रोसेस करके आपको न्यू क्लोथ्स देता है, मतलब सॉरी क्लीन क्लोथ्स देता है ना। डर्टी क्लोथ्स डालते हो तो वॉशिंग मशीन उसको साफ करके क्लीन क्लोथ्स देता है, मतलब कुछ इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके आपको कुछ आउटपुट देता है ना, उसको कुछ चेंज करके उसमें आपको फाइनली कुछ आउटपुट देता है। और चेंज क्या करता है, उसी को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर चिप लगाया गया है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तो मतलब ये करेगा, उसको स्पिन करेगा, पानी डालेगा वगैरह वगैरह। बेटा फंक्शन बिल्कुल उसी तरह होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, उसको आप कुछ नंबर इनपुट में देते हो, वो उसको प्रोसेस करके आपको कुछ बदले में आउटपुट देता है। एक नंबर आप उसको दोगे और वो फंक्शन का एक डेफिनेशन होगा। जैसे वॉशिंग मशीन का एक काम है यही करेगा, मिक्सर का अपना काम है, इसीलिए इसी तरह हर फंक्शन का अपना अपना डेफिनेशन है। तो जब बाद में पढ़ेंगे, खाली मैं क्रूड डेफिनेशन मतलब चर्चा कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, कोई इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मतलब एक चर्चा कर रहे हैं, कैजुअल टॉक अबाउट फंक्शन, फंक्शन कैसे एक मशीन की तरह होता है। हर फंक्शन का अपना अपना डेफिनेशन होता है, अपने डेफिनेशन के हिसाब से उसको जो इनपुट दोगे वो उस डेफिनेशन के हिसाब से वो इनपुट को प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा, बस। और कैसे फंक्शन मशीन की तरह कैसे रिलेटेड है मशीन के साथ में बताता हूँ। बट जैसे कि आपको पता है कि आप अगर अपना वॉशिंग मशीन के अंदर डर्टी क्लोथ्स के जगह पर ला के चावल डालोगे, है ना, या फिर कुछ मतलब कुछ ऐसा चीज़ डालोगे जो कि उस मतलब सपोज कुछ ऐसा चीज़ डालोगे जो कि साफ़ नहीं करेगा, मतलब साफ़ नहीं हो सकता, ख़राब कर देगा वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ चीज़ डालोगे जिसको साफ़ नहीं किया जा सकता, या फिर अपना वॉशिंग मशीन का जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी का अगर लोड देते हो तो वॉशिंग मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मतलब उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर आपको आउटपुट देता है वो गार्बेज आउटपुट देता है, जो आपको डिजायर्ड वो नहीं देता है, या फिर आउटपुट देता ही नहीं है, फंक्शन काम ही नहीं करता, मतलब मशीन काम ही नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह बेटे हर फंक्शन का अपना एक कैपेसिटी होता है कि ये इनपुट वो ले सकता है, मतलब ये पर्टिकुलर नंबर से इनपुट में ले सकता है और कुछ नंबर से इनपुट में नहीं ले सकता है। हर मशीन
हर फंक्शन का भी अपना एक कैपेसिटी होता है। मैं कैजुअल टॉक कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरा बात? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. जैसे ही बेटे वॉशिंग मशीन मतलब आपको आउटपुट में हमेशा के लिए क्लीन क्लोथ्स ही देगा और कुछ नहीं देगा। आउटपुट वॉशिंग मशीन आपको आउटपुट में अगर आप उसको मतलब जो चीज़ जो ले पाएगा अगर वो देते हो, है ना, आप अगर वॉशिंग मशीन में चावल डालोगे थोड़ी ना वॉशिंग मशीन आपको साफ क्लोथ्स देगा, नहीं। वॉशिंग मशीन जो चीज़ को प्रोसेस कर पाता है, जब उसमें वो चीज़ डालते हो तो बदले में हमेशा आपको क्लीन क्लोथ्स ही देता है। क्लीन क्लोथ्स के अलावा और कुछ नहीं दे सकता, उसका उतना ही कैपेसिटी है। वॉशिंग मशीन आपको फ्लावर नहीं दे सकता, वॉशिंग मशीन आपको कुछ और नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ क्लीन क्लोथ्स देगा। मतलब उसका आउटपुट देने का भी एक कैपेसिटी है। उसी तरह बेटे फंक्शन भी एक कुछ फिक्स्ड इनपुट के लिए कुछ फिक्स्ड आउटपुट भी देता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक फंक्शन जो मर्जी वो आउटपुट दे देगा, नहीं, उसका भी आउटपुट देने का कैपेसिटी होता है। बस ये होता है बेटे फंक्शन एंड मशीन के बीच में रिलेशन। क्लियर? ओके? Yes, sir. ओके ओके। अब हौले हौले धीरे धीरे आगे आगे हम फंक्शन का बिहेवियर को समझते जाएंगे, है ना। धीरे धीरे करके फंक्शन का बिहेवियर समझेंगे। पहले तो हमने फंक्शन का बेसिक आइडिया दिमाग में डाल दिए, बाद में धीरे धीरे वो आइडिया के ऊपर हम ग्रो करते जाएंगे, बिल्डअप करेंगे। पहला तो बेटे डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन सुनो बेटे। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको क्या लिखा है बुक में ही आपका, ताकि आप खुद रीडिंग करके समझ सको। और रिलेशन एफ, मानो एक रिलेशन एफ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन एफ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब उस रिलेशन का नाम एफ लिखा है। जैसे हम रिलेशन कैपिटल आर भी लिख रहे थे, उसी तरह उसने एक रिलेशन का नाम एफ रखा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ, एक रिलेशन मानो उसका नाम एफ है ए टू बी, उसको हम फंक्शन बोलेंगे इफ, मतलब कंडीशन है। हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जा सकता। एक रिलेशन को तभी फंक्शन बोलेंगे जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और वो कंडीशन क्या लिखा है देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, एक्चुअली ये कर देता हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट, मैं समझाऊंगा। तो पहले तो समझ लो कि एक रिलेशन एफ को हम तभी फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। खाली पहले डेफिनेशन को अपने दिमाग में मतलब थोड़ा सा याद रख लो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, ठीक है। ये पढ़ने से पहले इमेज प्री इमेज क्या होता है वो भी जान लेते हैं कि इमेज वर्ड कहाँ से आया, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। बेटे देखो, इमेज प्री इमेज कोई बड़ा बात नहीं है। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स है ना बेटे, ये ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं बेटे? प्री इमेज, है ना, प्री इमेज। एंड ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट है ना उनको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं उनको? इमेज। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. प्री इमेज को हम इनपुट भी बोलते हैं एंड इमेज को हम आउटपुट भी बोलते हैं। प्री इमेज को इनपुट बोलते हैं, इमेज को आउटपुट बोलते हैं। तो बेटे ये जो रिलेशन है, जो इसमें जो डायग्राम उसने बुक में दे रखा है, इसमें देखो 2 प्री इमेज है और 2 का इमेज है 1, 3 प्री इमेज है, 3 का इमेज है 3, 4 प्री इमेज है, उसका इमेज है 5। और आप देख सकते हो बेटे, सेट ए का एक एलिमेंट 1 है जिसका कोई भी इमेज नहीं है। 1 किसी भी सेट बी का कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि सेट ए के में जो एलिमेंट 1 है उसका कोई भी इमेज सेट बी में नहीं मिलता है। उसी तरह सेट ए का 5, उसका भी कोई इमेज नहीं है सेट बी में, क्योंकि इसी रिलेशन के हिसाब से, जो रिलेशन उसने दे रखा था उस रिलेशन के हिसाब से हम सेट ए का 1 को सेट बी का कोई भी एलिमेंट के साथ पेयरिंग नहीं कर पाए, सेट ए का 5 को सेट बी का कोई भी एलिमेंट के साथ पेयरिंग नहीं कर पाए। तो ये दोनों बच गए हैं। इसलिए मैं बोला 1 का कोई भी इमेज नहीं है, 5 का कोई भी इमेज नहीं है।
अब अगर बेटे सेट बी में देखो, सेट बी में ये एक एलिमेंट 2 बच गया है, ये सेट ए का कोई भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 का सेट ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है। मेरे बात समझिए, अकेला है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। बेटा प्री इमेज मतलब जो आगे आएगा, इमेज मतलब जो बाद में आता है, इससे इमेज आता है, इससे प्री इमेज आता है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बेटे इधर भी देखो, सेट बी में एक एलिमेंट 4 है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। 2 का भी कोई प्री इमेज नहीं है, 4 का भी कोई प्री इमेज नहीं है, सेट ए का 1 का कोई इमेज नहीं है, 5 का कोई इमेज नहीं है। बस इतना ध्यान रखो। चलो आगे चलते हैं। इमेज प्री इमेज क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके Yes, sir. हाँ ओके। तो अब फंक्शन का डेफिनेशन को समझते हैं इससे, ठीक है। मैं आपको उसके लिए कुछ डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम से ही हम समझेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है एंड कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वेट अ सेकेंड। हाँ ओके, तो अभी हम देखेंगे क्या कि जो मैं बोला कि एक रिलेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी उसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो मैं कुछ रिलेशन का आरो डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि आरो डायग्राम, अच्छा बेटा आरो डायग्राम का जरूरत क्या पड़ता है, क्या जरूरत होता है, आरो डायग्राम क्यों चाहिए हमें? तो रिलेशन को हम सेट बिल्डर में लिख पाते हैं, रोस्टर में लिख पाते हैं, आरो डायग्राम का क्यों जरूरत होता है? बेटे बड़ा आसान सा इसका आंसर है। दुनिया में हर चीज पिक्टोरियली ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, इसीलिए बेटे पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट, ग्राफ, ये सब इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। डेटा को जब हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर बेटे आप बायोलॉजी में आपको हार्ट के बारे में खाली थ्योरी पढ़ा दिया जाए और हार्ट का डायग्राम ना दिखाया जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जितना भी आएगा वो अच्छे से नहीं समझ में आएगा, भूल जाओगे। इसीलिए हमेशा डायग्राम की जरूरत होता है। उसीलिए रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आरो डायग्राम की मदद लेते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं कुछ रिलेशन, रैंडम रिलेशन बनाता हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी ए बी ए बी। तो मैं भी 3 रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, और तीनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है एंड कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है देखेंगे। ये एक है, ये एक रिलेशन आर है, R1, और ये एक रिलेशन ले रहे हैं R2, और ये एक रिलेशन ले रहे हैं R3। अब R1 रिलेशन के हिसाब से मैं ऐसा बना रहा हूँ कि जो सेट ए का 1 है उसका सेट बी में इमेज इज 5, मतलब 1,5 इस रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर है। 2 का इमेज है मानो 6, 3 का इमेज है मानो 8, और ये रिलेशन में देखो बेटे 4 का कोई भी इमेज नहीं है, वो बच गया। इस रिलेशन में देखो बेटे मैं बना रहा हूँ 1 का 2 इमेज, 1 5 1 6, मतलब बेटे ये जो रिलेशन है इसमें 1 5 एक ऑर्डर पेयर है, 1 6 भी एक ऑर्डर पेयर है। मतलब ये रिलेशन कुछ भी हुआ होगा, कोई भी डेफिनेशन उसका हुआ होगा, और उस डेफिनेशन के हिसाब से सेट ए का 1 को सेट बी का 5 के साथ पेयरिंग कर पाए, एंड सेट ए का 1 को सेट बी का 6 के साथ भी आप पेयरिंग कर दिए, ठीक है। और ये देखो, ये देखो, ये ठीक है, ओके। और एक लेते हैं, ओके। तो देखते हैं पहला रिलेशन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्यों नॉट ए फंक्शन? देखो बेटे, क्योंकि अगर आप अपना डेफिनेशन को गौर से पढ़ोगे, उसने बोला है कि इफ एवरी एलिमेंट
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए सेट बी में। जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज नहीं है, ये 4 बच गया, देख रहे हो। दैट इज वाई इट इज नॉट ए फंक्शन। बेटे समझ में आया क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. सेट ए का एवरी एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो पहला जो पोर्शन है एवरी सेट ए का एवरी एलिमेंट का, वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। सेट ए में कुछ बच गया है जिसका कोई भी इमेज नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज नॉट ए, क्योंकि बेटा 4 बच गया। 4 डज नॉट हैव इमेज इन सेट बी, दैट्स वाई। ठीक है ना इसका। अब बेटे सेकेंड एक रिलेशन को देखो। सेकेंड रिलेशन में हाँ सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज है, सही बात है, एवरी एलिमेंट को हमने पेयरिंग किए हैं सेट बी का। लेकिन एक फिर भी सेट बी ये जो दूसरा रिलेशन भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि बेटे उसका दूसरा हिस्सा पढ़ो, उसने क्या रखा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा इमेज, कोई भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, सेट ए में ये जो एलिमेंट 1 है उसका एक से ज्यादा इमेज है, 5 भी इमेज है, 6 भी इमेज है, देख रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो फिर से सुनो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इधर बेटे सेट ए का कुछ ऐसा एलिमेंट है जिनका एक से ज्यादा इमेज आ रहे हैं, दैट इज वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन। वन हैज मोर देन, व्हाट अबाउट द अदर्स? वन इमेज। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके। Yes, Yes, sir. sir. अब अगर बेटे हाँ, अब अगर बेटे आप अपना थर्ड रिलेशन को देखो, ये यस दिस इज ए फंक्शन। क्यों? देखो भाई, एक तो सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज है, देखो कोई भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है। दूसरा सेट ए का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज है। मतलब क्या है? देखो बेटे इधर बेटे 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है 5, 1 का एक से ज्यादा इमेज नहीं है, 1 का सिर्फ अकेला एक ही इमेज है 5, 2 का भी अकेला एक ही इमेज है 5, 3 का भी अकेला एक ही इमेज है 6, 4 का भी अकेला एक ही इमेज है 7। ए का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेट ए का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी आ रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? दैट इज वाई यस दिस इज ए फंक्शन। क्लियर? Yes, sir. ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। तो अभी मैं आपको अगर कोई भी एक रिलेशन दूंगा और पूछूंगा कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, आप बता पाओगे आराम से? अच्छा Yes, sir. ओके। बेटे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये रिलेशन को ना, ये रिलेशन का डोमेन में लिखता हूं जरा, ये पहला वाला रिलेशन का, इसका डोमेन क्या होगा? अच्छा व्हाट इज डोमेन? कि सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनाते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या है बेटे रिलेशन का? 1 5 2 6 3 3 8। तो इसका डोमेन क्या होगा बेटे? जिधर से आरो निकला है ना बेटे, जिधर से आरो का उत्पन्न हुआ है वो सारे नंबर्स को लेके जो सेट बनाओगे दैट इज द डोमेन। ठीक है ना? जिधर से आरो निकला है, ठीक है? Sir, 1, 2, 3. हाँ, जिधर बेटा आके आरो खत्म हुआ है उनको लेके जो सेट बनता है दैट इज रेंज। वो क्या होते हैं बेटे? सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स 5 6 8। अच्छा बेटे एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे कि हमें पता है कि सेट का डोमेन फर्स्ट सेट ए का एक सबसेट होता है, डोमेन ए का एक सबसेट होता है। और सही बात है, इधर भी डोमेन ए का सबसेट है, सही बात है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, इस रिलेशन में डोमेन सेट ए का एक प्रॉपर सबसेट है, इक्वल सेट नहीं। मतलब यहाँ पर डोमेन ए के साथ इक्वल नहीं, क्योंकि ए सेट में 1 2 3 4 है,
डोमेन में खाली 1 2 3 है। हियर डोमेन इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट सेट ए। मेरा बात समझ रहे हो? पहला बात देख रहे हो? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अच्छा बेटा, इसका डोमेन बनाते हैं, इसका डोमेन बनाते हैं 1 2 3 4, क्योंकि जिधर से आरो निकला है 1 2 3 4 से आरो निकले हैं, तो फर्स्ट हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को लेकर, और इधर बेटे देखो डोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो गया। लेकिन फिर भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण अभी लिखेंगे, और बाद में दोनों को एक साथ इसी में समझेंगे। इधर बेटे देखो क्यों ये फंक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेट ए का ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनका एक से ज़्यादा इमेज आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये रिलेशन को बेटे और मतलब अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूँ R2 को, या अगर R2 को रोस्टर में लिखूँ तो क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे बेटे? 1 5 है ना, 1 6 देख रहे हो, Yes, sir. 2 7 3 8 4 8। तो बड़े आरो डायग्राम से तो देख के पता चलता है कि अगर सेट ए का ये एलिमेंट 1 का एक से ज़्यादा इमेज हो गया, 5 6 2 इमेज हो गया इसका, तो इसीलिए ये फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन नहीं होगा। रोस्टर फॉर्म को देख के कैसे बताएंगे बेटे? आप अपना ये रोस्टर फॉर्म को, जब रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म को देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो ऐसे ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, देख रहे हो? देयर आर 2 ऑर्डर पेयर्स which have the same first element। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्यों सेम हुआ? जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 का दो इमेज है, इसलिए 1 के साथ 5 भी लियो, 1 के साथ 6 लियो, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। एंड इसी वजह से ये भी फंक्शन नहीं बना, अगर हम रोस्टर देख के बताएं तो। पहला बात सुनो, अगर डोमेन, पहला बात है पूरा का पूरा डोमेन सेट ए के साथ इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर डोमेन सेट ए के साथ इक्वल नहीं था, क्योंकि सेट ए में कुछ एलिमेंट बच गए थे जिससे आरो नहीं निकला है, मतलब उनका कोई भी इमेज नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर डोमेन सेट ए का पूरा सेट ए के साथ इक्वल नहीं है डोमेन। यहाँ पर सही बात है, डोमेन पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल है, लेकिन इधर अगर आप अपना रिलेशन का रोस्टर फॉर्म में देखोगे, दो ऐसे ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेम टू सेम है। अब यहाँ पर देखो ये रिलेशन का, इसका डोमेन क्या होगा? जिधर से आरो निकला है 1 2 3 4, सबसे आरो निकला है, तो पूरा का पूरा इसका डोमेन सेट ए के साथ इक्वल है ना, फर्स्ट सेट के साथ इक्वल है। क्लियर? ओके। अच्छा, पूरा का पूरा डोमेन फर्स्ट सेट के साथ इक्वल है, इससे क्या नतीजा निकलता है, मतलब इसको मैं वर्ड में कैसे ट्रांसलेट करें? क्यों इसका पूरा का पूरा डोमेन सेट ए के साथ इक्वल हो गया? बिकॉज सेट ए का एवरी एलिमेंट का देयर इज 1 इमेज, राइट? इसीलिए पूरा का पूरा डोमेन सेट ए के साथ इक्वल हो गया। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बेटे ये रिलेशन को रोस्टर में लिखता हूँ, रोस्टर में क्या क्या होगा बेटा? 1 5 2 5 3 6 4 7, ये हो गया रिलेशन। अगर बेटा ऑब्जर्व करोगे, ये रिलेशन में कोई भी दो ऐसे ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिलेगा जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। जैसे कि इधर आपको दो ऑर्डर पेयर मिल रहे थे जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम था, ये रिलेशन में आपको कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। देखो देख लो, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं। एंड दैट इज द रीजन वाई दिस इज अ फंक्शन। तो बेटे फंक्शन होने के लिए एक रिलेशन को क्या कंडीशन आप ओबे करना पड़ेगा ना? एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट मस्ट हैव 1 and only 1 इमेज इन After image. यस। और अगर हम उसको मतलब रिलेशन का सेट, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो कैसे लिखेंगे? रिलेशन का मतलब फंक्शन का डेफिनेशन ना, ए रिलेशन आर नहीं, इसको एफ लिख देते हैं, अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, नामकरण चेंज करते हैं। रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी
इज कॉल्ड ए फंक्शन, इज कॉल्ड ए फंक्शन, जो चीज़ वहाँ पर लिखा है, जो चीज़ इधर लिखा है वही चीज़ मैं लिखूंगा, लेकिन और क्लैरिटी के साथ आप समझ पाओगे। अगर वो रिलेशन का डोमेन पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल होगा, दो कंडीशन, दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, पूरा का पूरा डोमेन सेट ए के साथ इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, नो टू ऑर्डर पेयर्स, नो टू ऑर्डर पेयर्स मस्ट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस। तो अगर आप एक रिलेशन को देखोगे, सपोज आपको एक रिलेशन रोस्टर में दिया गया है, तो देखोगे पहले वो रिलेशन का डोमेन पूरा का पूरा सेट ए आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन ए टू बी लिया जा रहा है। तो जो फर्स्ट सेट ए है पूरा का पूरा डोमेन ए हो रहा है कि नहीं, या फिर क्या ए में कुछ एलिमेंट बच जा रहा है जिसका कोई भी इमेज नहीं है। तो अगर बच जा रहा है तो रिजेक्ट कर दोगे, दैट इज नॉट ए फंक्शन। अगर ये एक्सेप्टेड भी हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक से नहीं चलेगा, दोनों बोथ हैव टू बी सेटिस्फाइड। दूसरा क्या है, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आपको सेम दिख गया तो वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसी को लेके आपके इसी बुक से ही कुछ सवाल देखते हैं। क्लियर गाइस, लिसनिंग? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस। तो इधर हमें कुछ रिलेशन दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है एंड कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, इधर बेटे आपको एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इधर आपको ना बेटे ये जो दोनों कंडीशन है ना, मैंने दो कंडीशन लिखा हूँ, इसका फर्स्ट कंडीशन इधर चेक करना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन इधर चेक करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो क्वेश्चन में कहीं पर ये बोला नहीं है कि रिलेशन कौन सा सेट से कौन सा सेट तक किया जा रहा है। अगर वो आपको बोलेगा कि सेट ए से सेट बी तक किया जा रहा है और ए का एलिमेंट देगा तो ही तो आप चेक कर पाओगे ना कि ये रिलेशन का डोमेन सेट ए के साथ इक्वल है कि नहीं। लेकिन इधर कौन सा सेट से कौन सा सेट उसने नहीं बोला है, तो पहला कंडीशन को चेक करना ही नहीं है। मान लो कि पहला कंडीशन सब में सेटिस्फाइड है, मेरा बात समझ रहे हो, खाली दूसरा कंडीशन चेक करना है। क्लियर गाइस, मैं क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर देखो बेटा पहला रिलेशन आप देखो, क्या आपको इसमें कोई भी ऐसा दो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नो, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट 3, इसका फर्स्ट, सारे अलग अलग है ना फर्स्ट एलिमेंट्स, राइट। सो यस दिस इज ए फंक्शन। और मैंने बोला डोमेन चेक करने की जरूरत नहीं। क्या डोमेन, आप समझ लो कि अस्यूम कर लो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसीलिए जो पूरा का पूरा सेट है उसका एलिमेंट 2, 3, 4 है, मतलब डोमेन, वो पहला कंडीशन हमेशा चेक हो गया, अस्यूम कर लो। दूसरे रिलेशन में देखो बेटे, क्या आप ये दो Sir, ऑर्डर नहीं होगा ये. नहीं होगा, क्योंकि ये दो ऑर्डर पेयर देख रहे हो, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ये दो ऑर्डर पेयर में सेम है, देख रहे हो, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि अगर आप देखो तो इधर डोमेन का ये एलिमेंट 2 का एक से ज़्यादा इमेज आ रहा है। 2 का एक इमेज 4 है, 2 का और एक इमेज 2 का एक इमेज 2 है, 2 का और एक इमेज 4 भी आ रहा है, इसीलिए ये नहीं है, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट में सेम है। इसमें देखो कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट सेम है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग, राइट, दैट इज वाई यस। क्लियर और नॉट? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्लास कब है? when is your next class? अरे when is your next class? अरे when is your next class? Sir, नहीं है आज. मतलब ये इसके बाद कोई क्लास नहीं है? No, sir. No, sir. ओके, तो फिर हम ये फंक्शन को 15 मिनट और पढ़ सकते हैं क्या? खत्म कर लेते हैं इसको 15 मिनट Yes, में। sir. 95% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनो मेरे बात। Yes, sir. ओके, हाँ, तो आते हैं फिर से। तो अब तक हमें क्या पता चला कि फंक्शन एक स्पेशल किस्म का रिलेशन है ना, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, कि अगर रिलेशन का पूरा डोमेन अगर सेट ए के साथ इक्वल हो गया एंड अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, और बेटे को डोमेन, फंक्शन के केस में को डोमेन तो एक ही बात है, क्योंकि फंक्शन इज ए रिलेशन,
फंक्शन है कि रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन, इसलिए रिलेशन में भी कोडोमेन जो है, फंक्शन में भी कोडोमेन वही है, पूरा का पूरा जो सेकंड सेट इज कोडोमेन, याद रखो, गॉट इट। अच्छा यस सर। ओके, यस सर। एग्जाम्पल 1 देखो, ये एक आपका आएगा एक 4 मार्क का सवाल, या फिर एक्चुअली में ये आपका 6 मार्क का सवाल आएगा, हर बिट के लिए 2 मार्क्स। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये। तो देखो बेटा, इसमें आपको दो सेट एक्स है, वो एक्स वाई दे रखा है, एक्स में एलिमेंट है 1 2 3 4, वाई में एलिमेंट है 1 4 9 16 25, एंड आपको आके रिलेशन दे रखा है। देखो मैं शुरुआत में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, एफ दिया है इसलिए मैं इसको फंक्शन नहीं बोल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा है कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन, प्रूव करो कि एफ फंक्शन है, तो पहले से ही हम उसको फंक्शन नहीं बोल देते हैं, पहले से एफ इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है, हम चेक करेंगे कि यह रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। सो एफ इज ए रिलेशन एंड उसमें ऑर्डर पेयर होते हैं एलिमेंट्स, जिसमें अगर कोई भी एक ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई ले तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल एक्स से आ रहा है एंड सेकेंड एलिमेंट कैपिटल वाई से आ रहा है, मतलब दिस रिलेशन इज फ्रॉम कैपिटल एक्स सेट टू कैपिटल वाई सेट, है ना, ऐसे आरो दिया है, कैपिटल एक्स सेट से कैपिटल वाई तक के रिलेशन है। फिर रिलेशन है तो दोनों ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन भी देगा, और वो रिलेशन क्या है ना, हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, मेरे पास समझ रहे हो, वाई इज स्क्वायर ऑफ एक्स। तो चलो इस रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, निकालते हैं। तो ये रिलेशन के ऑर्डर पेयर बनाएंगे इसी रिलेशन को आधार करके कि सारे ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर होना चाहिए एंड फर्स्ट एलिमेंट एक्स से आना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट वाई से आना चाहिए। तो देखो बेटे, आप कैपिटल एक्स के एक एक करके एलिमेंट देखो, कैपिटल वाई के कौन से एलिमेंट के साथ पेयर कर सकते हो। अच्छा, 1 1 को पेयर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इधर y इज 1 x इज 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, राइट बेटे। 1 को इसका और किसके Yes, साथ sir. पेयरिंग कर सकते हो क्या 1 को इसका और किसी के साथ पेयरिंग कर सकते हो क्या? इनमें से कोई और है जो कि 1 का स्क्वायर है? नहीं ना, बस 2 को बेटे आप सिर्फ 4 के साथ पेयरिंग कर सकते हो इधर, क्या? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। क्या इसमें और कोई है जो कि 2 का स्क्वायर है? अरे 2 का तो एक ही स्क्वायर होगा ना, और क्या होगा? No, sir. यस सर। 3 को 9 के साथ पेयर कर सकते हो, 4 को 16 के साथ पेयर कर दोगे, पेयरिंग खत्म, क्योंकि ऐसे x का सारे खत्म हो गए और तो ना बचा नहीं है, पेयरिंग करोगे तो हो गया। अब ये रिलेशन को मैंने रोस्टर में लिख लिया, एफ लिखा है उसने, एफ लिख दिया। अब लिखने के बाद मुझे दिखाना होगा क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं। अच्छा बेटे, ये रिलेशन का डोमेन होगा क्या? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन? इसका डोमेन क्या होगा बेटा? हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनेगा, मतलब 1 2 3 4, राइट। और अगर गौर करके देखो, ये रिलेशन का जो डोमेन है पूरा का पूरा फर्स्ट सेट के साथ इक्वल है। एक्स टू वाई रिलेशन लिया जा रहा है, सेट एक्स से सेट वाई तक, तो फर्स्ट सेट के साथ पूरा का पूरा डोमेन इक्वल है। मतलब फर्स्ट सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है जिसका कोई भी इमेज ना हो, सारे एलिमेंट का इमेज है ना। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन भी देखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है बेटे? कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। आप देख लो, आपके कोई भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नहीं ना, नहीं ना। नो सर। यस सर। दैट इज वाई इट इज ए फंक्शन। यस, इट इज ए फंक्शन। तो पूरा का पूरा डोमेन फर्स्ट सेट के साथ इक्वल हो गया, चेक। फिर आपका जो मतलब नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज वाई इट इज ए फंक्शन। क्लियर? ओके। फाइंड इट्स डोमेन रेंज। डोमेन तो ऑलरेडी निकाल चुके हो। रेंज क्या होगा बेटे? 1 4 9 16 है ना रेंज। क्लियर? 1 4 9 16। आगे समझ में आया? अच्छा, यस सर। ड्रॉ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव फंक्शन। बेटे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब एरो डायग्राम। जैसे ही रिलेशन का एरो डायग्राम है उसी इसका वही एरो डायग्राम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, वही आपको एरो डायग्राम बनाना है। देख लो बेटे, इधर देखो, इधर 1 2 3 4 ए में है, एक्स सेट में 1 2 3 4 है, वाई सेट में 1 4 9 16 25 है। तो क्या करके जोड़ दिए, जिस मतलब 1 का इमेज 1 है, जोड़े। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? ओके। यस सर।
ओके, लास्ट को जो पूछा है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो देखेंगे अभी, ठीक है ना। हाँ, ओके, बस। अब बेटे देखो, एक्चुअली में फंक्शन जो मशीन होता है, मतलब क्या होता है, व्हाट इज मशीन के साथ हम इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हम फंक्शन को रिलेशन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी उसको फंक्शन बोलेंगे वगैरह वगैरह पढ़ रहे हैं। थोड़ा रिलेट तो करिए सर, थोड़ा रिलेट करिए, क्या बोल रहे थे शुरुआत में, फंक्शन एक मशीन होता है, मशीन किधर चला गया, ये रिलेशन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन बोल दिए, वो क्यों बोल रहे थे। देखो भाई, धीरे धीरे रिलेट करते हैं, सुनो बेटे, ये जो फंक्शन है ना बेटे, इसको भी फंक्शन बोलेंगे क्योंकि ये फंक्शन के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, रिलेशन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, दैट इज व्हाट इज अ फंक्शन, राइट। यस सर। अब इसको आप फंक्शन समझ लिए, चलो अब इसको आप फंक्शन समझ लिए, अब रिलेशन को भूल जाओ, नाउ आप फंक्शन गॉट, यू गॉट द फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। अब मैं इसको मशीन के साथ रिलेट करवाता हूँ। बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था प्री इमेज को हम इनपुट बोलते हैं एंड इमेज को आउटपुट बोलते हैं, याद होगा आपको। यस सर। ये जो फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर्स है ना बेटे, ये ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सारे इनपुट हैं एंड सेकेंड एलिमेंट सारे आउटपुट है। मतलब ये फंक्शन एक ऐसा मशीन है, ये फंक्शन एक ऐसा मशीन है, इसको अगर आप इनपुट 1 देते हो, वो आपको प्रोसेस करके आउटपुट क्या देगा, वही 1 देगा। मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। Yes, sir. इसको अगर इनपुट 2 देते हो, ये आपका आउटपुट 4 देता है। इसको अगर इनपुट 3 देते हो, ये आउटपुट 9 देता है। इसको इनपुट 4 देते हो, ये आउटपुट 16 देता है। क्लियर, पहला बात हो गया, मशीन के साथ पहला रिलेशन हो गया, मशीन के साथ पहला रिलेटेड इनपुट आउटपुट। क्लियर, तो 1 दोगे तो 1 देगा, Yes, sir. 2 दोगे तो ये आपको 4 देगा, ये मशीन को 3 दोगे ये आपको 9 देगा, इस मशीन को 4 खिलाओगे ये आपको क्या निकाल के दे देगा, 16 निकाल के दे देगा। अच्छा, दूसरा बात है कि मशीन का एक बेटे कैपेसिटी होता है, मशीन का कैपेसिटी होता है मतलब ये चीज़ में इनपुट में ले सकता है, ये नहीं ले सकता। जैसे बोला, वो सिर्फ डर्टी क्लोथ्स ही ले सकता है वॉशिंग मशीन, चावल उसमें डालोगे तो क्या करेगा वो, राइट। बिल्कुल उसी तरह फंक्शन भी कुछ पर्टिकुलर इनपुट ही ले सकता है, उसके अलावा और कोई इनपुट नहीं ले सकता। हर फंक्शन का अपना इनपुट लेने का कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये क्या क्या इनपुट ले पा रहा है, 1 2 3 6। मेरे बात समझ रहे हो, ये जो मशीन है ये क्या क्या इनपुट ले पा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इनपुट क्या क्या ले Yes, पाएगा ना, 1 2 3 4। और और बेटे सेट ऑफ इनपुट्स को हम डोमेन भी बोलते हैं, क्योंकि सही बात है ना भाई, फंक्शन में पूरा का पूरा जो फर्स्ट सेट तो डोमेन होता है, फंक्शन में पूरा का पूरा फर्स्ट सेट तो डोमेन होता है, नहीं तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होता है, और फर्स्ट सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट का तो इमेज होता है ना, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट एक एक प्री इमेज है, मतलब एक एक इनपुट है। मेरे बात समझ रहे हो। तो इनपुट का जो पूरा Yes, जो sir. पहला सेट है, इट इज द सेट ऑफ इनपुट्स। अरे देखो ये सब एक एक इनपुट है, देख रहे हो 1 2 3 4 इनपुट, सारे इनपुट को लेके फंक्शन का जो पहला सेट डोमेन बन जाता है। क्योंकि फंक्शन इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन है, इसीलिए। मेरे बात समझ रहे हो। यस हाँ, यस सर। तो फंक्शन के केस में हम डोमेन का डेफिनेशन और क्या बोल सकते हैं, जब हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, अभी रिलेशन को भूल जाओ। फंक्शन में हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स को हम डोमेन बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन का इनपुट है 1 2 3 4, इनको लेके जो सेट हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जैसे ही मैंने बताया था बेटे, मशीन का एक कैपेसिटी होता है कि ये आउटपुट में दे सकता है, ये आउटपुट में नहीं दे सकता। बिल्कुल उसी तरह ये फंक्शन आपका आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 1 4 9 16 देगा, इसके अलावा इन चारों नंबर के अलावा और कुछ नहीं देगा। क्योंकि आप इनको जब भी 1 2 3 4 दोगे, इसके बदले ये 1 4 9 16 ही देंगे। आप इसको इसके अलावा और कुछ तो नहीं दे सकते, क्योंकि डोमेन में यही 3 ही एलिमेंट है, मतलब यही सेट ऑफ इनपुट्स है, और पॉसिबल आउटपुट्स आर दीज आर द आउटपुट्स, राइट। तो इसका रेंज को हम ऑल बोलते हैं बेटे, इधर लिख देता हूँ, डोमेन इज सेट ऑफ इनपुट्स, क्लियर, फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यस सर। एंड रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट्स।
तो इधर रेंज क्या होगा 1 4 9 16 जो कि आपको पता है, राइट। धीरे धीरे कोरिलेट करो चीज़ों को, क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, बस हाँ ओके इधर ही आते हैं। बस ये बेटे ये फंक्शन को अगर मैं आपको एक छोटा सा मशीन वाला डायग्राम बना के दिखाऊँ तो आप इसको कैसे समझते हो देखो, और मैं बताता हूँ ये फंक्शन क्या करता क्या है। एक छोटा सा डब्बा बनाता हूँ ये फंक्शन के लिए। इसको बेटा जब आप इनपुट 1 देते हो ये आपको आउटपुट में 1 देता है। इसको इनपुट जब आप 2 देते हो ये आउटपुट में 4 देता है। क्या करके देता है भाई, कुछ तो कर रहा होगा, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन के अंदर चिप डाला गया है, उसको बोला गया है कि तू वॉश करेगा, चिप में जो इंस्ट्रक्शन कोडिंग लिखा गया है उस हिसाब से वॉश करता है। उसी तरह फंक्शन तो कुछ करता होगा, एक डेफिनेशन उसका हुआ होगा, उसी डेफिनेशन के हिसाब से काम करता है। और डेफिनेशन क्या है ना, यहाँ पर ये फंक्शन को आप जो भी इनपुट दे रहे हो उसका वो स्क्वायर कर रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देख रहे हो। 3 देते हो ये आपको 9 देता है, Yes, sir. मतलब 3 का स्क्वायर कर देता है। 4 देते हो ये आपको 16 देता है, 4 का स्क्वायर कर देता है। क्लियर, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes. ओके तो मैं लिखूंगा इसको, देखो बेटे धीरे 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 करके Yes, करके sir. प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनपुट से आउटपुट आया, देखो। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आपको ये सारे थ्योरी में कुछ नहीं लिखा है, थ्योरी खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एग्जाम में सवाल करने के लिए। आप डोंट वरी, जो आपको बुक में ही क्वेश्चन है उसी को आप करोगे। बुक वाले क्वेश्चन को आपको समझना होता है इसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन थ्योरी समझना जरूरी है। ओके तो बेटा हम इसको लिखते कैसे पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन का नाम एफ है ना, उसके ब्रैकेट में एक एक्स लिख के लिखूंगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है पता है, यहाँ पर जो एक्स लिखा हो ना, एफ ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्स लिखा हो ना, ये इनपुट है, और ये क्या है पता है, ये आउटपुट है। जब बाहर से आया हुआ कोई भी इंसान इसको पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन को अगर आप कोई भी इनपुट एक्स देते हो ये क्या कर देता है ना, उसका स्क्वायर आपको आउटपुट में दे देता है। अगर आप यहाँ पर x के जगह उसको 1 देते हो तो x का स्क्वायर कर देगा, मतलब अभी 1 का स्क्वायर कर देगा। मेरे बात समझ रहे हो, 1 का स्क्वायर आपको दे देगा। अगर ये फंक्शन को आप इनपुट में 2 देते हो, मेरे बात समझ रहे हो, तो ये आपको 2 का स्क्वायर करके दे देगा, Yes, sir. 4 दे देगा। इसको आप अगर 3 देते हो तो ये आपको 9 दे देता है, स्क्वायर कर देता है, x का स्क्वायर कर देता है, 3 का स्क्वायर कर देगा। 4 देता तो 16 कर देता है। नाउ गॉट इट, क्लियरली गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस अभी इसी के साथ अभी खाली रिलेट कर देंगे, फिर मैं छोड़ दूंगा आपको। लास्ट ये खाली रिलेट कर देते हैं। तो बेटा ये आपका फंक्शन है, राइट। और फंक्शन में पता चल गया ये इनपुट के लिए ये आउटपुट है, ये इनपुट के लिए आउटपुट है, ये इनपुट के लिए आउटपुट है, ये इनपुट के लिए आउटपुट है, देख रहा है। अच्छा Yes, sir. दूसरा बात बेटा, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा जब मैं ये बोलूँगा कि एक फंक्शन एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए कभी एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता। एक फंक्शन कोई भी इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता। मतलब क्या है, देखो बेटा, इसको जब आप इनपुट 1 देते हो ये आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 1 देगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं देगा। इसको जब इनपुट में 2 दोगे ये आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 4 देगा, 4 के अलावा और कुछ नहीं देगा। इनपुट में 3 सिर्फ आउटपुट में 9 देगा और कुछ नहीं देगा। और सही बात है ना, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़े थे कि नो टू ऑर्डर पेयर मस्ट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, या फिर फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट का सेकेंड सेट में एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। और इमेज क्या होता है, आउटपुट। मतलब कोई भी इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो, इनपुट 1 2 तो उसका Yes, sir. एक ही मात्र आपको आउटपुट मिले, बस। चलो दूसरा खाली इधर लास्ट बता देंगे कि इसमें बेटे हम इसको कैसे लिखते हैं ना, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन का नाम एफ है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब इनपुट 1 आउटपुट 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, इनपुट 2 आउटपुट 4। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, इनपुट 3 आउटपुट 9। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, देख रहे हो, इनपुट। गॉट इट और नॉट? ओके Yes, sir. ओके गॉट Yes, इट। sir.
बस खाली ये जो लास्ट को बोला है देखो, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 फाइंड एफ ऑफ ए। ओके, खाली लास्ट देख दो बेटे, उसने बोला है कि a को दे दिया है 2 3 4, एक सेट अलग से दे रखा है 2 3 4, और आपको पूछा है ये निकालो। एक सेट का क्या फंक्शन निकाले, देखो सुनो मेरे पास, क्या करोगे बड़ी, ये फंक्शन आपको ये मतलब ऑलरेडी उसने डिफाइन कर चुका है। अच्छा बेटे सुनो और एक बात, फंक्शन में जो इनपुट होता है उसको हम x लिखते हैं एंड जो आउटपुट होता है उसको y लिखते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? इनपुट को x एंड आउटपुट Yes, को sir. y लिखते हैं, ठीक है? Yes, यस, sir. f Yes, ऑफ sir. x इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज द आउटपुट एंड x इज द इनपुट। तो बेटे इधर क्या लिखा है देखो, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट का स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आउटपुट। तो मतलब फंक्शन का डेफिनेशन पता चल गया, फंक्शन का काम है इनपुट का स्क्वायर करके आउटपुट दे देना, राइट? तो बस, तो ये वाला फंक्शन का काम है, जो भी इसको इनपुट दोगे ये उसका स्क्वायर कर देगा। अच्छा, एफ ऑफ ए जो लिखा है ना, आप क्या करोगे, उसने उसका एक्चुअली इंटेंशन क्या है, सेट ए का एक एक एलिमेंट इस फंक्शन को दे के देखो ये क्या क्या आउटपुट देगा। अगर बेटे सेट ए का एलिमेंट, मतलब अगर आप सेट ए का एलिमेंट 2 आपको देते हो तो आपको आउटपुट में क्या देगा बताए, 2 का स्क्वायर देगा 4। मेरे बात समझ रहे हो? सेट Yes, sir. ए का अगर 3 देते हो Yes, sir. आउटपुट में 9 देगा, सेट ए का अगर 4 लेते हो आउटपुट में 16 देगा। तो फाइनली आप एफ ऑफ ए क्या लिखोगे, ये जो आउटपुट मिला है ना, ये जो आउटपुट सारे मिला 4 9 6, उन्हीं का सेट 4 9 16, गॉट इट? दिस एफ ऑफ ए, क्लियर? सो आपको जितना Yes, ही, sir. हाँ खाली आप एक काम कर सकते हो, अगर बहुत अच्छा होगा, रात को सोते वक्त आज का वीडियो फिर से ज़रा रिकॉल करने के लिए देख लेना और उसको गौर से सोचना, फिर आपका सारे